नमस्कार। आज बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में, जो कि यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए, इस कॉम्प्लेक्स से लगने वाले सब्जेक्ट को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्यों। उसके बाद हम इसके टूल्स यानी इसके उपकरणों को देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर आरबीआई को ये मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, आरबीआई के सामने ना दो बड़े मकसद होते हैं। एक तो महंगाई यानी प्राइस स्टेबिलिटी को काबू में रखना, और दूसरा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पुश देना। अब ये दोनों काम एक साथ करना, ये एक बहुत ही ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट है, और पूरी मॉनेटरी पॉलिसी इसी संतुलन पर टिकी है। तो क्यों तो समझ आ गया, अब आते हैं कैसे पर। मतलब आरबीआई ये सब करता कैसे है? तो इसके लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, और हम शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स से। ये समझ लीजिए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के सबसे हेवी ड्यूटी टूल्स हैं, जिनका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसमें सबसे पहला और सबसे फेमस टूल है रेपो रेट। आप इसे आरबीआई का मेन सिग्नल समझ सकते हैं। मतलब, जब आरबीआई को इकोनॉमी को कोई इशारा देना होता है, तो वो रेपो रेट का ही इस्तेमाल करता है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है, सबसे पहले रेपो रेट का ही तो नाम आता है ना? अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। फिर बैंक भी आगे लोगों को महंगा कर्ज देंगे। नतीजा, मार्केट में मनी सप्लाई यानी पैसों का बहाव कम हो जाएगा। और जब महंगाई काबू से बाहर हो रही हो, तो आरबीआई अक्सर यही करता है। अब इसका ठीक उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। मान लीजिए मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब एक्सेस लिक्विडिटी है। तो आरबीआई क्या करेगा? वो बैंकों से कहेगा, अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास जमा कर दो, मैं तुम्हें इस पर ब्याज दूंगा। और जिस रेट पर आरबीआई ये पैसा लेता है, वही है रिवर्स रेपो रेट। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टूल, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक बहुत जरूरी डिटेल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही है कैश की। मतलब बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, इस पैसे पर बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं मिलता, जीरो इंटरेस्ट। तो इसका असर क्या हुआ? सोचिए, अगर सीआरआर बढ़ाया जाता है, तो बैंकों के हाथ में कर्ज देने के लिए पैसा कम हो जाता है ना? मतलब आरबीआई सीधे सीधे बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को कम कर सकता है। ये एक बहुत ही डायरेक्ट और पावरफुल टूल है। अब सीआरआर से मिलता जुलता लेकिन एक अलग टूल है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा अलग रखना होता है, लेकिन इसमें दो बड़े अंतर हैं। पहला, ये पैसा आरबीआई के पास नहीं बल्कि बैंकों को अपने पास रखना होता है। और दूसरा, ये सिर्फ कैश नहीं बल्कि गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स जैसी लिक्विड एसेट्स में भी हो सकता है। इससे बैंकों को फायदा ये है कि वे इन एसेट्स पर कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। और यहीं पर आता है प्रीलिम्स का एक क्लासिक ट्रैप। सीआरआर और एसएलआर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। पैसा किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास या बैंक के पास? किस फॉर्म में रहेगा? सिर्फ कैश या लिक्विड एसेट्स में? और उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं? ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। चलिए, तो ये तो थे क्वांटिटेटिव टूल्स, जो पूरी इकोनॉमी पर एक साथ असर डालते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। ये आप कह सकते हैं ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हैं। इनका मकसद पूरी मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना नहीं, बल्कि क्रेडिट के फ्लो को किसी खास सेक्टर की तरफ मोड़ना या रोकना होता है। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे मॉरल सुएशन, जिसमें आरबीआई बैंकों से बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर किसी खास सेक्टर, मान लीजिए एग्रीकल्चर, में ज्यादा लोन देने के लिए कहता है। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जिससे किसी खास चीज के लिए लोन लेना मुश्किल किया जा सकता है ताकि सट्टेबाजी रुके। और अगर कोई बैंक बात नहीं मानता, तो आरबीआई के पास डायरेक्ट एक्शन का भी ऑप्शन होता है, जिसमें वो पेनल्टी लगा सकता है। जैसे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम बदलता है, आरबीआई के टूल्स भी इवॉल्व होते हैं। अब कुछ नए और मॉडर्न टूल्स की बात करते हैं, जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनमें से एक है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका काम भी मार्केट से लिक्विडिटी सोखना ही है, लेकिन इसका सबसे यूनिक फीचर क्या है? वो ये है कि इसमें बैंकों को अपना पैसा RBI के पास रखने के लिए RBI को कोई सरकारी सिक्योरिटी, मतलब कोई कोलैटरल, नहीं देना पड़ता। और यही बिना किसी कोलैटरल के वाली बात इसे खास बनाती है। फिर आता है VRRR, यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वेरिएबल रेट की है। यहाँ पर ब्याज दर फिक्स नहीं होती, बल्कि मार्केट बिडिंग से तय होती है। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक डायनामिक टूल है। तो 1 मिनट रुककर सोचते हैं। हमने अभी SDF और रिवर्स रेपो दोनों की बात की। दोनों ही लिक्विडिटी सोखते हैं, तो फिर इनमें मेन डिफरेंस क्या हुआ? सोचिए। जवाब है कोलैटरल का। रिवर्स रेपो में RBI को कोलैटरल देना पड़ता है, जबकि SDF में कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अब फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम से ठीक पहले ये समरी आपके बहुत काम आएगी। तो जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, उसे एक नज़र में देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये आपका अल्टीमेट रिवीजन नोट है। कौन सा टूल है, उसका टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, उसका काम क्या है और मनी सप्लाई पर उसका क्या असर होता है, सब कुछ एक जगह। इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो आखिर में बात घूम फिरकर वही आ जाती है। इतने सारे टूल्स, इतनी सारी पॉलिसीज, इन सब का मकसद एक ही है, महंगाई को भी काबू में रखना और ग्रोथ की गाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाते रहना। वो जो बैलेंसिंग एक्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये सब उसी के लिए है। तो इन टूल्स को समझना तो एक हिस्सा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ये फैसले लेती कैसे है, कब रेपो रेट बढ़ाना है, कब घटाना है, इसके पीछे क्या सोच होती है। ये एक सवाल है जिस पर आपको आगे और सोचना चाहिए। है RBI का वो रिकॉर्ड सरप्लस जो हाल ही में सरकार को ट्रांसफर किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस बड़े आंकड़े से, फिर समझेंगे कि RBI की कमाई कहां से होती है, किस फ्रेमवर्क के तहत ये पैसा ट्रांसफर होता है, बिमल जालान कमेटी का इसमें क्या रोल है, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। जी हाँ, ये वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सरप्लस है जो RBI ने 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को दिया है। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसके पीछे की पूरी कहानी, इसका पूरा मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर RBI के पास इतना पैसा, इतना बड़ा सरप्लस आता कहां से है? RBI की कमाई कैसे होती है? अब देखिए, RBI की कमाई के कई रास्ते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज, LAF ऑपरेशन से होने वाली नेट इनकम, जो लोन RBI देता है उससे कमाई होती है, और हाँ, नोट छापने से जो प्रॉफिट होता है, जिसे सिग्न्योरेज कहते हैं, वो भी एक सोर्स है। साथ ही विदेशी करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर भी RBI को ब्याज मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि RBI जब चाहे, जितना चाहे पैसा सरकार को दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके तहत ये सब होता है। चलिए उसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। और इसी फ्रेमवर्क का नाम है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ECF। असल में यही वो गाइडबुक है जो बताती है कि RBI को अपने रिस्क को कवर करने के लिए कितना पैसा अपने पास रखना है और बचा हुआ प्रॉफिट सरकार को कितना देना है। और ये सब RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के हिसाब से होता है। अच्छा, अब ये ECF आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और ये जानना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पहले एक सिस्टम था जिसे ERM कहते थे। फिर 2019 में RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी जिसने अपनी सिफारिशें दी, और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर आज का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ECF काम कर रहा है। और हाँ, बिमल जालान कमेटी की एक बहुत ही अहम सिफारिश थी कि इस फ्रेमवर्क को सिर्फ एक बार बनाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि हर 5 साल में इसे रिव्यू किया जाना चाहिए, ताकि ये हमेशा समय के हिसाब से रेलेवेंट बना रहे। ओके, तो अब आते हैं इसके सबसे टेक्निकल पार्ट पर। ECF के जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल यहीं से फंसते हैं। ECF के 2 मेन हिस्से हैं, एक है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। अब इन दोनों में फर्क क्या है?
देखिए, रियलाइज्ड इक्विटी का मतलब है वो पैसा जो आरबीआई ने सच में कमाया है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। जबकि रीवैल्यूएशन बैलेंसेस सिर्फ कागजी मुनाफा या नुकसान है, जो गोल्ड या फॉरेन करेंसी के रेट ऊपर नीचे होने से दिखता है, लेकिन असल में कैश नहीं हुआ है। और इसी रियलाइज्ड इक्विटी के अंदर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है जिसे कहते हैं कंटिंजेंट रिस्क बफर या सीआरबी। इसे आप देश का फाइनेंशियल सेफ्टी फंड समझ सकते हैं, जो आरबीआई ने अपनी असली कमाई से अलग रखा है ताकि किसी भी तरह के आर्थिक संकट से निपटा जा सके। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल कि एग्जाम के लिए क्या-क्या याद रखना है। चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि रियलाइज्ड इक्विटी में क्या आता है और रीवैल्यूएशन बैलेंसेस में क्या। जैसे कि कैपिटल, रिजर्व फंड, ये सब रियलाइज्ड इक्विटी का हिस्सा है। वहीं एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव रीवैल्यूएशन बैलेंसेस का। इन दोनों के बीच का फर्क ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए गोल्डन पॉइंट है। इसे अच्छे से देख लीजिए। और ये रहे प्रीलिम्स के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स, बिल्कुल रटने वाले फैक्ट्स। पहला, ईसीएफ बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों पर बना। दूसरा, हर 5 साल में इसका रिव्यू होता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, सीआरबी रियलाइज्ड इक्विटी का हिस्सा है, रीवैल्यूएशन बैलेंसेस का नहीं। और चौथा, सिग्न्योरेज आरबीआई की इनकम का एक जरिया है। और आखिर में मेंस के लिहाज से एक सवाल पर सोचते हैं कि जब आरबीआई सरकार को इतना बड़ा सरप्लस देता है, तो इसका सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट और आरबीआई की अपनी आज़ादी यानी ऑटोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और खास तौर पर उसमें सोने की बढ़ती भूमिका। यकीन मानिए, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद क्रूशल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, सिर्फ पिछले 10 सालों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 15% हो गई है। मतलब सीधे सीधे 2 गुनी से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई सोने पे इतना बड़ा दाव आखिर लगा क्यों रहा है? इसी सवाल का जवाब हमारे आज के विश्लेषण का फोकस है। और हां, ये आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट भी है। अच्छा, इस क्यों तक पहुंचने से पहले हमें क्या को समझना होगा। मतलब भारत का ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये आखिर बना किन चीजों से है। चलिए भारत के इस इकोनॉमिक शील्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मोटे तौर पर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआरस और रिजर्व ट्रांच पोजीशन यानी आरटीपी। अब एफसीए और गोल्ड तो सीधे सीधे समझ में आते हैं, पर ये जो आईएमएफ वाली होल्डिंग्स है ना, उन पर जरा खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एसडीआरस आखिर हैं क्या? देखिए, ये आईएमएफ का बनाया हुआ एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसपे ब्याज भी मिलता है। यहां जो बात याद रखनी है वो ये कि एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, बल्कि एक एसेट है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि सदस्य देशों के ऑफिशियल रिजर्व्स को सपोर्ट किया जा सके। और आरटीपी, इसको आप आसान भाषा में आईएमएफ के पास रखा हमारा एक इमरजेंसी फंड समझ सकते हैं। ये किसी भी सदस्य देश के कोटे का वो हिस्सा है जिससे वो बिना किसी शर्त या सर्विस फीस के जब चाहे निकाल सकता है। ये किसी भी देश की लिक्विडिटी का एक बहुत ही की एस्पेक्ट है। ठीक है, तो अब बेसिक्स क्लियर हैं। अब वापस आते हैं हमारे मेन सवाल पर। आरबीआई की इस गोल्डन स्ट्रैटेजी के पीछे का क्यों क्या है। चलिए उन 3 बड़े कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से आरबीआई लगातार सोना जमा कर रहा है। आरबीआई के सोना खरीदने के पीछे 3 मुख्य वजह हैं। पहली, डाइवर्सिफिकेशन यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, याद रखिएगा, डी-डॉलराइजेशन। ये मेंस एग्जाम के लिए एक गोल्डन कीवर्ड है। दूसरा है रिस्क मिटिगेशन, ताकि करेंसी की उठापटक से बचा जा सके। और तीसरा है इन्फ्लेशन हेज, मतलब महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, ताकि हमारे रिजर्व्स की परचेजिंग पावर बनी रहे। और जरा इस स्ट्रैटेजी का स्केल तो देखिए। आज की तारीख में भारत के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू $102.3 बिलियन है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सोचा समझा निवेश है। लेकिन एक अच्छा विश्लेषण हमेशा बैलेंस्ड होता है।
मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। तो चलिए अब सोने पर आधारित स्ट्रैटेजी के जो छुपे हुए खतरे और सीमाएं हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है कि सोना एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इसकी मजबूतियां हैं तो दूसरी तरफ इसकी कमजोरियां भी हैं, जैसे कम लिक्विडिटी, जीरो यील्ड और इसकी स्टोरेज और सिक्योरिटी की लागत। और यहीं पर एक पोटेंशियल प्रीलिम्स ट्रैप छुपा है। सोना सुरक्षा तो देता है, लेकिन इस पर कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता, मतलब इसकी यील्ड जीरो है। इसे बॉन्ड जैसे ब्याज देने वाले एसेट्स के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यह हिस्सा सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करेगा। इसमें हम प्रीलिम्स के लिए की टेकअवेज और मेंस आंसर के लिए एक स्ट्रक्चर दोनों देखेंगे। ये टेबल आपकी प्रीलिम्स की क्विक रिवीजन के लिए है। हर एक पोटेंशियल ट्रैप पर ध्यान दें। एसडीआर एक ब्याज वाला एसेट है, करेंसी नहीं। आरटीपी बिना शर्त की निकासी है, कोई लोन नहीं। सोने पर यील्ड जीरो होता है। सुरक्षा को इनकम से कंफ्यूज ना करें। और एफसीए में सिर्फ यूएस डॉलर नहीं बल्कि कई विदेशी मुद्राएं होती हैं। इन गलतियों से बचना है। और मेंस के लिए ये रहा आपका आंसर लिखने का एक सीधा और असरदार फ्रेमवर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करंट कॉन्टेक्स्ट बताइए, फिर रैशनल में वो 3 कारण समझाइए, उसके बाद एनालिसिस में 3 लिमिटेशंस डिस्कस कीजिए और आखिर में कंक्लूजन में भारत के इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में सोने की भूमिका पर एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दीजिए। इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव और वेल आर्ग्यूड आंसर बन जाएगा। तो अंत में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, भारत की आने वाली आर्थिक संप्रभुता को सुरक्षित रखने में सोने की क्या भूमिका होगी, इस पर विचार करें। यह आपको इस विषय की और भी गहरी समझ देगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि अपने बैंक या किसी पेमेंट ऐप से कोई दिक्कत आ गई हो और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो कि भाई शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहां? तो सुनिए, आरबीआई के पास अब आपकी शिकायतों को सुनने का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीका है। आज हम लोग आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को गहराई से समझने वाले हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ आपके फाइनेंशियल राइट्स की रक्षा करता है, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से भी आप जानते हैं बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इस पूरी योजना को अच्छे से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इस स्कीम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर एक राष्ट्र एक लोकपाल के पीछे की जो सोच है उसको जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन इसके दायरे में आता है, लोकपाल के पास क्या क्या पावर्स हैं, और सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर आरबीआई ने ये सब कुछ एक ही छत के नीचे लाने की इतनी मेहनत की क्यों? मतलब इस एकीकरण की असल वजह क्या थी? देखिए, पहले का जो सिस्टम था ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बैंकिंग के लिए एक अलग लोकपाल, फिर एनबीएफसीज यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके लिए दूसरा, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एक तीसरा। अब जरा सोचिए, एक आम कस्टमर को पहले तो यही पता लगाना पड़ता था कि भाई मेरी शिकायत किस दरवाजे पर सुनी जाएगी। तो 2021 में आरबीआई ने इस पूरी उलझन को खत्म किया और इन तीनों को मिलाकर एक मजबूत सिंगल सिस्टम तैयार कर दिया। तो फिर इस सब का मकसद क्या है? एकदम आसान शब्दों में कहें तो इसका मेन गोल है कि बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाना आसान, सस्ता और बहुत तेज बना दिया जाए। मतलब अब लंबी और महंगी प्रक्रियाओं में फंसने के बजाय कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, बस यही इस स्कीम का निचोड़ है। चलिए अब इस योजना के पीछे की जो बड़ी सोच है उसे समझते हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों को मिला देना भर नहीं है, बल्कि इस शिकायतों को देखने और सुलझाने के तरीके में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। ये पूरी की पूरी सोच एक राष्ट्र एक लोकपाल के इस विजन में समाई हुई है और इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप देश के किसी भी कोने में हो या आपकी प्रॉब्लम किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, अब आपको शिकायत करने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना है। और यहीं पर क्षेत्राधिकार तटस्थ या जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल होने का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शिकायत किसी भी आरबीआई लोकपाल ऑफिस में फाइल कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक का हेड ऑफिस किसी दूसरे शहर में क्यों ना हो। इसने जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे ना, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे हर किसी के लिए न्याय पाना अब बहुत आसान हो गया है।
तो सवाल ये है कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां और बैंक इस सुरक्षा कवच के अंदर आते हैं। चलिए अब इसके दायरे पर यानी इसके स्कोप पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये सिर्फ बड़े कमर्शियल बैंकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रीजनल रूरल बैंक्स और बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल हैं। एनबीएफसीज के लिए मेन क्राइटेरिया है उनका साइज। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट साइज वाली कोई भी कंपनी इसके दायरे में आ जाती है। और एक बहुत जरूरी बात, ये हमारे डिजिटल दौर में इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले पेमेंट सिस्टम्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी कवर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी शिकायत सही साबित होती है, तो फिर होता क्या है? लोकपाल के पास असल में क्या पावर्स हैं? चलिए अब मुआवजे यानी कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो लोकपाल आपको हुए किसी भी डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस के लिए 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये स्कीम ये भी मानती है कि आपका समय और आपकी मानसिक शांति भी कीमती है। इसीलिए फाइनेंशियल लॉस के ऊपर लोकपाल आपको हुए तनाव, परेशानी और भागदौड़ के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए तक का एडिशनल मुआवजा भी दिला सकता है। चलिए अब उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए हर हाल में पता होने चाहिए। ये वो डिटेल्स हैं जो आपको परीक्षा में मार्क्स दिला सकते हैं। यहाँ एक रिसेंट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस योजना का दायरा अब सभी सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे देश भर के लाखों और कस्टमर्स इस सुरक्षा कवच के नीचे आ जाते हैं। अब चलिए अपनी समझ को थोड़ा टेस्ट करते हैं। प्रीलिम्स में आ सकने वाले इस सवाल पर एक नजर डालिए। एक पल के लिए सोचिए, इनमें से कौन सी रेगुलेटेड एंटिटी आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के दायरे से बाहर है? और इसका जवाब इस बहुत जरूरी फर्क में छिपा है। जहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट साइज वाली लगभग सभी एनबीएफसी शामिल हैं, वहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को साफ तौर पर बाहर रखा गया है। ये एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानकर चलेंगे कि वो भी शामिल होंगी। बस यही वो छोटी सी डिटेल है जिस पर आपको ध्यान देना। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, मेन फिलॉसफी है एक राष्ट्र एक लोकपाल। ये 3 पुरानी स्कीम्स को एक में मिलाती है। कॉम्पेंसेशन की लिमिट है 20 लाख प्लस 1 लाख रुपए। और वो सबसे जरूरी एग्जाम वाला पॉइंट, सभी कोऑपरेटिव बैंक अब शामिल हैं, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बाहर हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आप आराम से हल कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी में आरबीआई की शब्दावली अक्सर कंफ्यूज करती है ना? तो आज इस विश्लेषण में हम आरबीआई की कुछ सबसे जरूरी और थोड़ी मुश्किल लगने वाली टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सच कहूं तो एसडीएफ, वीआरआर और डब्ल्यूएमए जैसे शब्द सुनकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, ताकि परीक्षा में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का सामना कर सकें। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स को समझेंगे। फिर सरकार के फाइनेंस और कर्ज को आरबीआई कैसे मैनेज करता है उस पर बात करेंगे। इसके बाद लोन और पेमेंट सिस्टम्स पर एक नजर डालेंगे और फिर कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और आरबीआई की नई पहलों को जानेंगे। और हाँ, आखिरी में एक क्विक रिवीजन समरी भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन टूल्स से जिनका इस्तेमाल आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए करता है। तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ है क्या? सीधी भाषा में कहें तो यह आरबीआई का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिससे वो बैंकों के पास मौजूद एक्स्ट्रा कैश को सोख लेता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आरबीआई को बैंकों को कोई गारंटी या कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा इन फीचर्स पर नजर डालिए। ये एलएएफ कॉरिडोर का नया फ्लोर बन गया है, मतलब ये एक बेस रेट की तरह काम करता है। ये वैसे तो एक ओवरनाइट फैसिलिटी है, लेकिन आरबीआई चाहे तो इसका टेन्योर बढ़ा सकता है। और सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है, इसके लिए किसी भी तरह के कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। और यहीं पर आता है एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप। परीक्षा में अक्सर यहीं फंसाने की कोशिश की जाती है। हमेशा याद रखिए, रिवर्स रेपो के उलट एसडीएफ में आरबीआई को बैंकों से पैसा लेने के लिए कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। ये कोलैटरल फ्री है। अच्छा, तो लिक्विडिटी सोखने का एक टूल तो हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे पर, जो है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआर। चलिए देखते हैं कि ये एसडीएफ से कैसे अलग है। इस स्लाइड से ये अंतर एकदम साफ हो जाता है।
देखिए, VRR में नाम में ही वेरिएबल रेट है, मतलब रेट फिक्स नहीं है। यहाँ ब्याज दर RBI तय नहीं करता, बल्कि बाजार में नीलामी के जरिए तय होती है। तो एक तरह से ये मार्केट ड्रिवन है। चलिए, अब आरबीआई के एक और जरूरी काम की तरफ बढ़ते हैं, सरकार के फाइनेंसेस और उसके कर्ज को मैनेज करना। WMA को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे सरकार का एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट समझना। मतलब जब सरकार के खर्च और कमाई में शॉर्ट टर्म मिसमैच हो जाए, तो आरबीआई से वो कुछ समय के लिए उधार ले सकती है। ये कोई लॉन्ग टर्म लोन बिल्कुल नहीं है। और इस पे ब्याज कितना लगता है? सीधा सीधा जो भी उस समय रेपो रेट चल रहा होता है, उतना ही। अब अगर सरकार इस WMA लिमिट को भी पार कर दे तो तब पेनल्टी लगती है। ब्याज दर हो जाती है रेपो रेट प्लस 2%। और हाँ, ये पैसा बहुत जल्दी लौटाना होता है। सिर्फ 3 महीने के अंदर इसे चुकाना जरूरी है। तो एक और प्रीलिम्स ट्रैप यहां पर है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या WMA से सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करती है? और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए है। इसको ऐसे समझिए कि सरकार अपने छोटे छोटे कर्ज चुकाने की तारीख को आगे बढ़ा रही है। वो RBI के जरिए अपने शॉर्ट टर्म बॉन्ड वापस खरीदकर उनकी जगह लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी कर देती है। इससे सरकार पर एक साथ रीपेमेंट का बोझ नहीं पड़ता। अच्छा, अब गवर्नमेंट फाइनेंस से हटकर उस दुनिया में चलते हैं जिससे हम और आप रोजाना डील करते हैं, यानी कि लोन और डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया। ये को-लेंडिंग का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बैंक्स और NBFCs मिलकर लोन देते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि दोनों को कम से कम 10% हिस्सेदारी रखनी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर लोन एक के लिए डूबा यानी NPA हुआ, तो दूसरे के लिए भी NPA माना जाएगा, मतलब रिस्क भी साथ साथ। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या हैं? अरे भाई, ये वही हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे। ये हमारे और दुकानदार के बीच में पेमेंट को इतना आसान और सीमलेस बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कंपनियां हवा में काम नहीं कर सकती। इन सभी नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को RBI से ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य है। ये हमारी और आपकी सुरक्षा और पूरे सिस्टम की स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब फटाफट कुछ और जरूरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और RBI की नई डिजिटल पहलों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप दे रही हैं। तो CD या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये बैंकों के लिए एक तरीका है बड़ी कंपनियों या संस्थाओं से कम समय के लिए बड़ी रकम यानी बल्क डिपॉजिट्स उठाने का। इसकी मैच्योरिटी 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है। और ये RBI की कुछ नई पहलें हैं जो दिखाती हैं कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। ULI से लोन लेना आसान होगा, CBDC सैंडबॉक्स से डिजिटल रुपये का रास्ता साफ होगा, और CD का टोकनाइजेशन तो फाइनेंस की दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, तो ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड पर थोड़ा वक्त दीजिए। ये हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। हर टर्म, उसका असली काम और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, सब कुछ एक ही जगह पर है। तो अब जब ये सारे टूल्स समझ आ गए हैं, तो एक सवाल पे जरूर सोचिएगा। हाल के दिनों में RBI की ऐसी कौन सी पॉलिसी रही है जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरा पड़ा है? इन कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया से जोड़कर देखने से ही असली समझ बनती है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जो ना सिर्फ हजारों करोड़ के NBFC सेक्टर पर असर डालेगा, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस जरूरी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट में कहें तो FIDC को एक SRO का दर्जा दे दिया है। SRO यानी स्वनियामक संगठन। अब ये जो कदम है ना, ये NBFC सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत जैसा है। मतलब अब इंडस्ट्री खुद अपनी निगरानी में एक बहुत एक्टिव रोल निभाने वाली है। अच्छा, तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले समझेंगे कि ये NBFCs और SROs आखिर हैं क्या। फिर RBI के जो नए नियम हैं उनकी डिटेल में जाएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, सीधे एग्जाम की स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे, ताकि इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये खबर इतनी जरूरी है क्यों, और RBI को ये कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले ये समझते हैं। देखिए, एक बात समझना जरूरी है
FIDC को SRO का ये जो दर्जा मिला है ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये असल में RBI के एक बड़े और सिस्टमैटिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसे इसी साल 2024 में जारी किया गया था। हुआ ये था कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े NBFCs को लेकर संकट खड़े हुए थे, जिसने एक बेहतर निगरानी सिस्टम की जरूरत को साफ कर दिया था। और ये नया फ्रेमवर्क उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब इस टॉपिक से जुड़ी कुछ की टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि सही डेफिनेशन पता होंगी तभी तो सही जवाब दे पाएंगे। और ये दो शब्द SRO और NBFC एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SRO होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये इंडस्ट्री का अपना पुलिस वाला है, जो फर्स्ट लेवल की निगरानी करता है। मतलब ये इंडस्ट्री के मेंबर्स के लिए नियम बनाता है और ये पक्का करता है कि वो RBI जैसे मेन रेगुलेटर के बड़े नियमों को फॉलो करे। आप इसे इंडस्ट्री और RBI के बीच एक ब्रिज की तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं NBFC पर। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बैंक नहीं होती, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जरा सोचिए, वो कंपनियां जो कार लोन देती हैं या गोल्ड लोन देती हैं, ये सब NBFCs के ही तो उदाहरण हैं। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, NBFCs और बैंक के बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ 3 मेन डिफरेंस हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनमें अपना सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, जहां से जब मर्जी पैसा निकाल लिया। दूसरा, वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती। और तीसरा, वो खुद के नाम पर चेकबुक इशू नहीं कर सकती, जैसे बैंक करते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस टॉपिक के बिल्कुल कोर पर। अब हम एक एक करके समझेंगे कि RBI ने इन SROs के लिए क्या खास नियम और गाइडलाइंस बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठकर SRO बन जाए। RBI ने इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होना चाहिए। मतलब इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से रेगुलेट करना है। इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल हालत भी मजबूत होनी चाहिए और वो जिस सेक्टर के लिए बन रहा है उसे सही मायनों में रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, ये 10%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI ने ये पक्का करने के लिए कि किसी एक कंपनी का SRO पर दबदबा ना हो, एक लिमिट लगा दी है। कोई भी एक एंटिटी SRO की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकती। याद रखिए, प्रीलिम्स में ऐसे एग्जैक्ट आंकड़े अक्सर पूछ लिए जाते हैं। SRO का जो रोल है ना, वो एक तरह से दो तरफा है। एक तरफ तो वो अपने मेंबर्स यानी NBFCs के लिए एक गाइड और मीडिएटर का काम करता है, और दूसरी तरफ वो RBI की आंख और कान बनकर काम करता है। मतलब ये पक्का करता है कि सारे मेंबर्स नियमों को माने, और अगर कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ होने का खतरा दिखे तो उसके शुरुआती सिग्नल पकड़कर RBI को फौरन बता। अब देखिए, कोई भी SRO ठीक से और बिना किसी भेदभाव के काम करे, इसके लिए उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। इसीलिए RBI ने नियम बनाया है कि SRO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 1/3 यानी 1/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और इसमें चेयरपर्सन भी शामिल हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन लोगों का SRO की किसी भी मेंबर कंपनी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होना चाहिए, ताकि फैसले पूरी तरह से निष्पक्ष हों। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इस टॉपिक में क्या खास है और कैसे इसमें बेहतर स्कोर किया जा सकता है। प्रीलिम्स में सिर्फ सही जानकारी होना ही काफी नहीं होता, गलत ऑप्शन से बचना भी एक कला है। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक पर एग्जामिनर आपको कहां-कहां फंसाने की कोशिश कर सकता है। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। पहला ट्रैप, SRO एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं। दूसरा ट्रैप, NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऑप्शन में ये दे सकते हैं कि वो हर तरह का डिपॉजिट ले सकती हैं, जो कि गलत है। तीसरा, बोर्ड में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, 50% नहीं। और चौथा, शेयर होल्डिंग की लिमिट 10% है। ये कहना कि कोई लिमिट नहीं है, ये भी गलत होगा। इन फर्कों को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब बात करते हैं मेंस की, जहां सिर्फ फैक्ट्स जानने से काम नहीं चलता। वहां आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एनालिटिकल तरीके से अपना जवाब लिखना होता है। तो सवाल यह है कि एक हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखा जाए। एक अच्छा हाई स्कोरिंग आंसर लिखने के लिए ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन। इसमें SRO टो डिफाइन कीजिए और हाल की जो घटना है FIDC वाली, उसका जिक्र कीजिए। स्टेप 2,
सिग्निफिकेंस या महत्व। इसमें बताइए कि एसआरओ क्यों जरूरी है, जैसे ये कंप्लायंस कैसे सुधारेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मजबूत करेगा और आरबीआई का बोझ कैसे कम करेगा। और स्टेप 3 कंक्लूजन। इसमें फायदों को संक्षेप में बताकर एक बैलेंस्ड नजरिया दीजिए और ये जरूर मेंशन कीजिए कि आरबीआई की फाइनल निगरानी कितनी जरूरी है। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सबसे जरूरी पॉइंट्स एक बार फिर से ताज़ा हो जाएं। तो अगर इस पूरी चर्चा से बस कुछ बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, एनबीएफसीज के लिए एसआरओ का सिस्टम आरबीआई के 2024 वाले फ्रेमवर्क पर आधारित है। दूसरा, एफआईडीसी पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये दर्जा मिला। तीसरा, एसआरओ एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए। चौथा, एक सिंगल एंटिटी 10% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकती। पांचवा, बोर्ड में कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और आखिरी, सबसे बड़ा डिफरेंस, एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बस ये पॉइंट्स इस टॉपिक का सार हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, क्या सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन पर भरोसा करना भारत जैसे इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको फैक्ट से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करेगा और एक गहरी एनालिटिकल समझ बनाने में मदद करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पूरी टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। ये टॉपिक हाल ही में सरकार के एक बड़े फैसले की वजह से फिर से सुर्खियों में है और वो है रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज। तो चलिए आज इसी को पूरी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड करते हैं। तो सरकार अब एक नए मंत्र पर काम कर रही है, एक राज्य एक आरआरबी। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण बैंकिंग के पूरे लैंडस्केप को बदलने की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। और इसी पॉलिसी के तहत ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, केंद्र सरकार ने 26 आरआरबीज का समामेलन यानी अमालगमेशन कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई छोटे छोटे अलग अलग बैंकों को मिलाकर एक बड़ी और मजबूत एंटिटी बनाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग है जिसका मकसद है ग्रामीण बैंकिंग को और ज्यादा असरदार बनाना। तो इस बड़े कदम का सीधा सीधा असर क्या हुआ? देश में आरआरबीज की संख्या जो पहले 43 थी वो अब घटकर सिर्फ 28 रह गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बैंक कम होना ये बेहतर कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, कम बैंकों का मतलब है कम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी मैनेजमेंट का खर्चा कम होगा और सबके रिसोर्सेज एक जगह पूल हो जाएंगे। इससे बैंक ना सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बल्कि उनका स्केल भी बढ़ता है, जिससे वो बेहतर सेवाएं दे पाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के नजरिए से अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे इन हिस्सों में देखेंगे। पहले इस अमेलगमेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, फिर आरआरबीज के ओरिजिन और ओनरशिप की बात करेंगे, उनके रेगुलेशन को जानेंगे, जरूरी नॉर्म्स क्या हैं वो देखेंगे और आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फायर पॉइंट्स और एक फास्ट रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। संदर्भ, एक राज्य एक आरआरबी और इस समामेलन को समझना। अच्छा, तो इस अमेलगमेशन की जरा डिटेल्स में जाते हैं। देखिए, ये बैंकों को जोड़ने का चौथा दौर है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गोल्डन नगेट कह सकते हैं। इससे पहले के जो अमेलगमेशन हुए थे वो डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। ये नाम इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, आरआरबीज, उत्पत्ति और स्वामित्व। चलिए इनकी कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1975 में। आरआरबीज की स्थापना हुई थी नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर। अब देखिए एग्जाम के लिए ये दोनों ही चीजें, कमिटी का नाम और ये साल, एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं, इन्हें भूलना नहीं है। अब आरआरबीज की जो ओनरशिप है ना, उसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसमें 3 पार्टनर्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% केंद्र सरकार का है। फिर 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है, जो कि एक कमर्शियल बैंक होता है, और बचा हुआ 15% उस राज्य सरकार का होता है जहां वो आरआरबी काम कर रहा है। ये 50-35-15 का रेशो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं, विनियमन और पर्यवेक्षण। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो इससे जरा ध्यान से समझते हैं। और ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और सच कहूं तो ये प्रीलिम्स का एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है।
देखिए, यहाँ पर भूमिकाएं एकदम बंटी हुई हैं। आरआरबीज का रेगुलेशन यानी नियम कानून बनाने का काम आरबीआई करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। लेकिन उनकी डे टू डे फंक्शनिंग का सुपरविजन यानी देखरेख नाबार्ड करता है। रेगुलेशन बाय आरबीआई, सुपरविजन बाय नाबार्ड। इस अंतर को बिल्कुल साफ साफ समझना है। अच्छा, इसके अलावा एक और मजेदार कानूनी पहलू भी है। टैक्स के मामलों में आरआरबीज को सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह ट्रीट किया जाता है, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक और लेयर देता है। अब हम आ गए हैं चौथे खंड में, अनिवार्य मानदंड और स्थिति। आइए इनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये दिखाते हैं कि आरआरबीज का नेटवर्क असल में कितना विशाल है। सोचिए, करीब 22,000 शाखाएं, 700 से ज्यादा जिलों में मौजूदगी, और सबसे खास बात यह है कि इनकी 92% ब्रांचेस ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाकों में हैं। ये आंकड़ा इनके मूल उद्देश्य को साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी नियम पर। हर आरआरबी को अपने टोटल लोन का कम से कम 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही होता है। अभी प्रायोरिटी सेक्टर है क्या? आसान भाषा में ये हमारी इकोनॉमी के वो हिस्से हैं जिन्हें विकास के लिए क्रेडिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि कृषि, एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग, शिक्षा और हाउसिंग। ये 75% का जो आंकड़ा है, ये कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जो दिखाता है कि आरआरबीज का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास ही है। देखिए, किसी भी बैंक की मजबूती के लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है ना? तो इसके लिए आरबीआई के नियमों के हिसाब से आरआरबीज को 9% का CRAR मेंटेन करना होता है। अब ये CRAR क्या भला है? इसका मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। और भी आसान भाषा में कहें तो ये बैंक का एक सेफ्टी कुशन है, एक शॉक एब्जॉर्बर। ये बस ये सुनिश्चित करता है कि अगर बैंक के कुछ लोन खराब भी हो जाएं तो भी बैंक डूबने से बचा रहे। ऑल राइट, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार है एक एक्टिव रिकॉल सेशन के लिए? चलिए देखते हैं सबसे जरूरी फैक्ट्स याद हुए या नहीं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जरा सोचिए, वो कौन सी कमेटी थी जिसकी वजह से आरआरबीज अस्तित्व में आए? और इसका सही जवाब है नरसिंघम वर्किंग ग्रुप। अगर आपको ये याद था तो फैंटास्टिक। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा सवाल, ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में। क्या वो रेशो याद है? केंद्र, राज्य और स्पॉन्सर बैंक, इनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है? और सही जवाब है केंद्र सरकार 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और राज्य सरकार 15%। ये परसेंटेजेस एकदम रट लेने हैं। और अब आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, एक क्विक रिवीजन। ये स्लाइड एग्जाम से ठीक पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये है वो स्लाइड जिसका हम सबको इंतजार था, द फाइनल रिवीजन स्लाइड। एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ एक ही जगह। चलिए फटाफट से एक एक पॉइंट को देखते हैं। उत्पत्ति 1975, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। स्वामित्व का रेशियो, केंद्र 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और राज्य 15%। रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई। सुपरविजन कौन करता है? नाबार्ड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कितना है? 75%। CRR कितना मेंटेन करना है? 9%। और हालिया एमलगमेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? 1 स्टेट 1 आरआरबी का सिद्धांत और पुराने फेजेस के लिए डॉक्टर व्यास समिति का नाम। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। सोचिएगा इस पर कि जैसे जैसे ये आरआरबीज बड़े हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, क्या ये अपने असली मकसद यानी ग्रामीण भारत की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने से भटक सकते हैं? क्या कमर्शियलाइजेशन इनके सोशल ऑब्जेक्टिव पर भारी पड़ेगा? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहस का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिए। टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बैंकिंग सेक्टर और यूपीएससी परीक्षा दोनों के लिहाज से आजकल बहुत जरूरी हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर अचानक से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एक लघु वित्त बैंक पूरे देश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और काफी महत्वपूर्ण वजह है। और वजह है ये, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए अपनी इन प्रिंसिपल या कहें तो सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
अब ये खबर इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ऐसा पिछले 1 दशक में पहली बार हुआ है, और बस इसी वजह से ये पूरा टॉपिक परीक्षा के लिए आप समझ लीजिए सुपर इम्पॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, इस पूरी खबर को और इसकी अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी होते क्या हैं। तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक खास तरह के बैंक होते हैं। इनका मुख्य मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इनका काम उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जहां या तो बैंक है ही नहीं या फिर उनकी पहुंच बहुत कम है। ये खास तौर पर छोटी कारोबारी इकाइयों, सीमांत किसानों और छोटे-मोटे उद्योगों को लोन और बचत की सुविधाएं देते हैं। चलिए जरा फटाफट से इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इनकी शुरुआत की घोषणा 2014-15 के यूनियन बजट में की गई थी। कानूनी तौर पर ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं और इन्हें बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत। ये तीनों ही फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और हाँ, एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होनी जरूरी है। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां अक्सर प्रीलिम्स में एक ट्रैप सेट किया जा सकता है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बिल्कुल नया एसएफबी खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी चाहिए 200 करोड़ रुपए। लेकिन अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी सहकारी बैंक खुद को एसएफबी में बदलना चाहता है, तो उसके लिए शुरुआती न्यूनतम पूंजी सिर्फ 100 करोड़ रुपए है। हाँ, बाद में इसे बढ़ाकर 200 करोड़ करना होता है। ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस हमारी शुरुआती खबर पर चलते हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक योग्य हैं वो अब यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं, जैसा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं और ये शर्तें काफ़ी सख्त हैं। पहली बात, बैंक को कम से कम 5 साल से एक शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला हो। उसकी मिनिमम नेट वर्थ 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बैंक की सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका ग्रॉस एनपीए 3% से कम और नेट एनपीए 1% से कम हो। और साथ ही बैंक पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स से लगातार मुनाफे में रहा हो। ये नियम पक्का करते हैं कि सिर्फ वही एसएफबी आगे बढ़ें जो वित्तीय रूप से मजबूत और स्थिर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा अपडेट है। हाल ही में एसएफबीज के लिए एक और बड़ा पॉलिसी चेंज हुआ है और ये जुड़ा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल नॉर्म्स से। जी, तो ये एक और बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। देखिए, पहले क्या था? स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपने टोटल लोन का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना अनिवार्य था। लेकिन नए नियमों के तहत, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लागू होंगे, इस टारगेट को घटाकर अब 60% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब ये जो नया 60% का टारगेट है, इसे भी समझते हैं। इसमें से 40% तो अब भी कृषि और छोटे उद्योगों जैसे जरूरी प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए ही रिजर्व्ड है। लेकिन जो बाकी 20% है, उसमें अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मतलब बैंक्स अब इस हिस्से का इस्तेमाल नॉन पीएसएल लोन्स के लिए भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में, यानी उसमें विविधता लाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए परीक्षा से ठीक पहले के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ संक्षेप में देख लेते हैं। चलिए सारे जरूरी फैक्ट्स को तेजी से दोहराते हैं। खबरों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो यूनिवर्सल बैंक बनने की राह पर है। नया एसएफबी खोलने की पूंजी 200 करोड़। यूसीबी से बदलने पर शुरुआती पूंजी 100 करोड़। यूनिवर्सल बैंक के लिए नेट वर्थ 1000 करोड़। एनपीए की सीमाएं ग्रॉस 3% से कम, नेट 1% से कम। और सबसे बड़ा अपडेट, पीएसएल लक्ष्य 75% से घटकर अब 60% हो गया है, जो 2025-26 से लागू होगा। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े होकर यूनिवर्सल बैंक बन रहे हैं, तो भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी हर व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाने के इस बड़े मिशन का अगला पड़ाव क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। ये अपडेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी छोटे बैंकों के लिए, और इसका सीधा असर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पर पड़ सकता है। तो चलिए इस जरूरी बदलाव को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं।
तो सवाल ये है कि आरबीआई का ये बड़ा फैसला आखिर है क्या, और ये छोटे बैंकों के लिए और यहाँ तक कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है। आइए इस पहेली के हर पहलू को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, अब तक कहानी ये थी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उन्हें अपने कुल लोन का, जिसे हम एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या एएनबीसी कहते हैं, उसका 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यानी प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना ही पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक सख्त शर्त थी। और अब आया है सबसे बड़ा बदलाव। आरबीआई ने इस 75% के टारगेट को सीधे घटाकर 60% कर दिया है। जी हाँ, पूरे 15% की कटौती। सच कहें तो यही इस पूरे अपडेट की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर है। चलिए, अब इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए पुराने और नए नियमों को आमने सामने रख के देखते हैं। इससे हर छोटा बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाएगा। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। पहली लाइन तो एकदम क्लियर है, टोटल टारगेट 75% से घटकर 60% हो गया। लेकिन असली चीज है दूसरी लाइन में। कृषि और छोटे उद्योगों जैसे जो सबसे जरूरी क्षेत्र हैं, उनके लिए 40% का अनिवार्य कोटा पहले भी था और अब भी है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और यही वो पॉइंट है जो प्रीलिम्स में एक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और तीसरी बात, जो फ्लेक्सिबल कोटा 35% का था, वो अब 20% हो गया है, पर यहाँ बैंकों को एक नई आज़ादी मिली है कि वे इस पैसे को दूसरे सुरक्षित कर्ज देने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चार्ट इस पूरे बदलाव की जो सबसे बड़ी बात है, उसे एक तस्वीर में दिखा रहा है। टारगेट 75% से गिरकर सीधे 60% पर आ गया है। इस विजुअल को दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अच्छा, एक और बहुत जरूरी फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है, ये नए नियम लागू कब से होंगे? तो इसका जवाब है वित्तीय वर्ष 2025-26 से। इस तारीख को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या बदला है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि ये सब है क्या। मतलब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल के मूल अवधारणा क्या है और इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो ये पीएसएल आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में, ये आरबीआई का 1970 के दशक में बनाया एक सिस्टम है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि देश के कुछ खास और ज़रूरी सेक्टर्स जैसे खेतीबाड़ी हो या छोटे उद्योग, उन्हें पैसे की कमी ना हो। आरबीआई ये पक्का करता है कि बैंक उन्हें आसानी से और प्रायोरिटी के आधार पर लोन दे। अब जब आरबीआई कहता है कि बैंक को अपने कुल लोन का एक हिस्सा देना है, तो उस कुल लोन को मापने के लिए एक खास पैमाना होता है। उसी पैमाने को तकनीकी भाषा में एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या एएनबीसी कहते हैं। बस इतना समझना है कि इसी एएनबीसी के आधार पर वो 60% या 40% की गिनती की जाती है। तो फिर ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं कौन कौन से? देखिए, इस लिस्ट में आते हैं कृषि, एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम उद्योग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, शिक्षा के लिए लोन, घर बनाने के लिए लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाँ, आजकल रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं, जो देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? परीक्षा के लिहाज से वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है? आइए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। आइए परीक्षा के लिए इन 4 बातों को अपनी उंगलियों पर गिनते हैं। नंबर 1, कुल टारगेट अब 75 नहीं 60% है। नंबर 2, 40% का जो अनिवार्य कोटा है वो बदला नहीं है और यही है प्रीलिम्स का ट्रैप। नंबर 3, फ्लेक्सिबल कोटा अब 20% है जिसमें नई छूट भी है। और नंबर 4, ये सब वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा। ये 4 बिंदु ही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल जो मेंस परीक्षा में आपकी एनालिटिकल स्किल्स को परखेगा। सवाल ये है कि आरबीआई की इस छूट से छोटे बैंकों की वित्तीय सेहत पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे अब ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और ज्यादा स्थिर होंगे, या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कहीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाले कर्ज में थोड़ी कमी तो नहीं आ जाएगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही जरूरी कानून की, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जैसा है, सरफेसी एक्ट 2002। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एनपीए की चुनौती है क्या,
फिर देखेंगे कि सरफेसी एक्ट में क्या खास बातें हैं, वसूली के क्या तरीके हैं, और हाँ, एक हालिया कानूनी पेज पर भी नजर डालेंगे। आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं जिसे सुलझाने के लिए ये पूरा कानून बनाया गया। और वो प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एनपीए की चुनौती। तो सवाल उठता है कि ये एनपीए आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझिए। ये एक ऐसा लोन है जिसकी किश्तें यानी ईएमआई आनी बंद हो गई हैं। अब सोचिए, बैंक के लिए तो लोन एक एसेट है जिससे उसे कमाई होती है, लेकिन जब कमाई ही बंद हो गई तो वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ ये जो नंबर है ना, 90 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो डेडलाइन है जिसके बाद किसी भी लोन को ऑफिशियली एनपीए मान लिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जिसे सभी बैंकों को फॉलो करना ही होता है। तो देश में जब ये एनपीए का संकट बढ़ने लगा तो इसी से निपटने के लिए लाया गया एक बहुत ही पावरफुल कानून, सरफेसी एक्ट 2002। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है? ये बैंकों को एनपीए वसूलने के लिए क्या-क्या ताकतें देता है? चलिए इसकी खास बातों को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, बैंक ऐसा नहीं है कि आज लोन एनपीए हुआ और कल घर पे आ गए। नहीं, कानून कहता है कि पहले आपको उधार लेने वाले को 60 दिन का एक मैंडेटरी नोटिस देना होगा। मतलब उसे पैसा चुकाने का एक मौका देना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कि 60 दिन की नोटिस पीरियड भी खत्म हो गई और पैसा नहीं आया, तब क्या? यहीं पर सरफेसी एक्ट बैंकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल रास्ते देता है। पहला तरीका है सिक्योरिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, बैंक अपने सारे बुरे लोन्स का एक बंडल बनाते हैं और उसे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इसमें एनपीए को कुछ खास कंपनियां, जिन्हें एआरसीज कहते हैं, उनको बेच दिया जाता है। और तीसरा, जो सबसे सीधा और सबसे पावरफुल तरीका है, वो है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे गिरवी रखी प्रॉपर्टी को सीधे जब्त करना और बेच देना। अब जरा इस दूसरे पॉइंट पर फोकस करते हैं। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं यानी एआरसीज, ये कोई भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं होती। ये खास संस्थाएं हैं जिन्हें सीधे आरबीआई रेगुलेट करता है। और ये पॉइंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे मार्क कर लीजिए। अब यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक ऐसा एक्सेप्शन जिसे आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर यहीं से सवाल फंसाते हैं। वो ये है कि सरफेसी एक्ट की सारी ताकतें कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड पर लागू नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हालिया डेवलपमेंट पर। यह एक ऐसा मामला है जो कानून के अंदर ही एक कंफ्यूजन या कह लें एक विरोधाभास को दिखाता है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अजीब सी बात पकड़ी है। देखिए, एक्ट का सेक्शन 13(8) कहता है कि जैसे ही नीलामी का नोटिस छपा, प्रॉपर्टी छुड़ाने का आपका हक खत्म। लेकिन इसी एक्ट के जो नियम हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नीलामी की असली तारीख तक आपका हक बना रहता है। अब आप खुद सोचिए, ये उधार लेने वाले के लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है। अब तक की बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कानून तो पूरी तरह से बैंकों को ही ताकत देता है, उधार लेने वाले का क्या? पर रुकिए, ऐसा नहीं है। इस एक्ट में उधारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो क्या है वो सुरक्षा? अगर उधार लेने वाले को लगता है कि बैंक ने कोई गलत कार्रवाई की है, तो उसके पास अधिकार है कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी में जाकर अपील कर सकता है। ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है ताकि बैंक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एग्जाम के लिए रिवाइज कर लेते हैं। सारे की पॉइंट्स एक जगह। तो चलिए जल्दी से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, एनपीए मतलब 90 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू। दूसरा, सरफेसी एक्ट 2002 एनपीए रिकवरी के लिए है। तीसरा, एक्शन से पहले 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है। चौथा, वसूली के 3 तरीके हैं, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एनफोर्समेंट। पांचवा, एआरसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। छठा और सबसे बड़ा एक्सेप्शन, ये कृषि भूमि पर लागू नहीं होता। सातवां, उधारकर्ता के पास डीआरटी में अपील करने का अधिकार है। और आखिरी पॉइंट, वो जो विरोधाभास हमने देखा था सेक्शन 13(8) और रूल्स के बीच प्रॉपर्टी छुड़ाने के अधिकार को लेकर। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदल रही है, सरफेसी जैसे कानूनों को कैसे अपडेट किया जा सकता है ताकि बैंकों की एनपीआर रिकवरी की जरूरत और उधारकर्ताओं के लिए जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, उनके बीच एक बेहतर बैलेंस बन सके।
ये ठीक वैसा ही एनालिटिकल सवाल है जैसा आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।